हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो पॉलिटी के क्वेश्चंस करेंगे करंट अफेयर से रिलेट करके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, लोक अदालत मात्र दीवानी मामलों को सुलझाती है या निस्तारण करती है, न कि आपराधिक मामलों को। सेकंड है, लोक अदालत की स्थापना सबसे पहले गुजरात में हुई। थर्ड है, लोक अदालत में केवल न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो बताना है। ए 1 और 2, बी केवल एक, सी 2 और 3, डी है उपरोक्त सभी। तो लोक अदालत के बारे में बताना है आपको। पहले तो आपको ये समझना होगा लोक अदालत होता क्या है। लोक अदालत क्या है? एक वैकल्पिक समाधान है विवाद को सुलझाने के लिए। ठीक है, क्या है? एक वैकल्पिक तरीका है विवाद को सुलझाने का। ठीक है, तो इसमें कहा गया है लोक अदालत मात्र दीवानी मामलों का निस्तारण करती है, ना कि आपराधिक मामलों को। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही मामले जो है उनका निस्तारण करती है, चाहे वो दीवानी हो या फिर आपराधिक मामले। एक बात और है, इस लोक अदालत के जो फैसले होते हैं उनके खिलाफ किसी भी अदालत में अपील नहीं की जा सकती है। ठीक है, किसी भी अदालत में अपील नहीं की जा सकती है। और जो लोक अदालत के जो निर्णय होते हैं वो सभी जो विवाद से संबंधित पक्ष होते हैं उनके लिए बाध्यकारी होता है और अंतिम होता है। ठीक है, अंतिम और बाध्यकारी दोनों होते हैं। जो विवाद के सभी पक्ष होते हैं उनके लिए जो भी निर्णय आता है लोक अदालत का। ये दोनों क्वेश्चंस, ये ऑप्शंस जो हमने बताए बहुत ज़्यादा यूपीएससी में पूछा जाता है। और थर्ड है, सेकंड पूछ रहा था लोक अदालत की स्थापना सबसे पहले गुजरात में हुई, तो ये सही है। इसके बाद महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक है, थर्ड है, लोक अदालत में केवल न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है, तो ये गलत है। इसमें केवल न्यायिक अधिकारी नहीं बल्कि सेवारत जो न्यायिक अधिकारी होते हैं उनकी भी नियुक्ति की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल और केवल 2। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। चलो इसका व्याख्या देख लेंगे। लोक अदालतें, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है लोगों की अदालत, पहली बार गुजरात में, फिर इसके बाद महाराष्ट्र में 1984 में। ठीक है, अच्छा, लोक अदालत जो है वो किस अधिनियम के तहत इसकी गठन हुई है, तो वो है कानूनी सेवा प्राधिकरण 1987 के तहत इसे एक वैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था। जब ये पहली बार गुजरात में स्थापित हुई थी तब इसको वैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था, बल्कि एक स्वैच्छिक संगठन के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी 1982 से। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जब कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम आया तो उसे एक वैधानिक दर्जा दे दिया गया 1987 के तहत। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक, अच्छा, सामान्यतः लोक अदालतों में सेवानिवृत्त या सेवारत न्यायाधीशों के साथ साथ न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी लोक अदालत में सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक, इसमें कौन कौन से मामले जो है रहते हैं, जैसे कि वैवाहिक हो गया, पारिवारिक विवाद हो गया, आपराधिक मामले, भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले, श्रम विवाद, बैंक वसूली से संबंधित मामले हुए, और कामगारों के जो मुआवजे के मामले होते हैं, ये सभी इसमें इस सभी विवादों को समाधान के लिए यहाँ पर अपील की जाती है लोक अदालत में। ठीक है, लेकिन याद रखना कि लोक अदालत में जो भी फैसले आते हैं इसके खिलाफ आप किसी और अदालत में नहीं जा सकते हैं। ठीक, अपील करने के लिए। अगला है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सत्य है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में कैग का जिक्र आता है। सेकंड है, अभी हाल ही में 10 नवंबर को ऑडिट दिवस मनाया गया। विकल्प है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 148 के तहत कैग का जिक्र होता है, और ये गलत है क्योंकि 16 नवंबर को ऑडिट दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल और केवल एक। अगला इसका विकल्प 2 देख लेते हैं, व्याख्या। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैग के कार्यालय पहले ऑडिट दिवस को संबोधित किया। ठीक है, पहला ऑडिट दिवस। एक संस्था के तौर पर पिछले कई वर्षों में शासन, पारदर्शिता, जवाबदेही में कैग के योगदान को चिन्हित करने के लिए लेखा परीक्षा दिवस मनाया जा रहा है। साल 1860 में 16 नवंबर को ही इस संस्था के पहले ऑडिट जनरल कार्यभार संभाला था। कब? 1860 में 16 नवंबर को मनाया जाता है। इसी दिन को ऑडिट दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें संविधान के तहत, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में कैग का जिक्र है, और इसका काम केंद्र, राज्य सरकार और सरकारी संगठनों के सभी खर्चों का ऑडिट करना, यानी हर उस संस्था का ऑडिट करना जिसमें जनता का पैसा लगा होता है। इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र, जो भी पहले पूरा हो जाए, निर्धारित किया गया है। हालांकि ये किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं,
केवल राष्ट्रपति को ही देते हैं या अपना त्यागपत्र, ठीक है। कैग को हटाने की प्रक्रिया जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाए जाने जैसी ही है। इसे भारत के राष्ट्रीय वित्त का संरक्षक कहा जाता है और ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड होता है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में सुर्खियों में रहा लेफ्टिनेंट कर्नल नीतीशा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? ए, चुप रहने का अधिकार, बी, निजता का अधिकार, सी, सशस्त्र बलों में पात्र महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिए जाने के संबंध में, डी, फसल खराब होने की स्थिति में मुआवजा पाने का अधिकार। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में आपने काफ़ी न्यूज़ में सुना होगा कि जो महिला अधिकारी हैं सशस्त्र बलों में उनको स्थायी करने की बात हो रही थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सशस्त्र बलों में पात्र महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिए जाने के संबंध में, ठीक है। इसकी व्याख्या करेंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना पर अवमानना की कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। इसके बाद केंद्र सरकार ने अदालत के लिए सभी पात्र महिला सेना अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन यानी परमानेंट कमीशन का विकल्प शुरू करने का आश्वासन दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में सरकार से सशस्त्र बलों में पात्र महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन के साथ साथ युद्ध के अलावा अन्य सभी सेवाओं में कमांड पोस्टिंग दिए जाने के लिए निर्देश दिए। 25 मार्च 2021 को लेफ्टिनेंट कर्नल और नीतीशा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में अदालत ने कहा था कि सेना की जो चयनात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया है उसमें स्थायी कमीशन की मांग करने वाली महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। ये महिला अधिकारी असंगत रूप से प्रभावित होती हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे कि भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा निम्नलिखित में से कहाँ दिव्यांगजन को सहायता एवं सहायक उपकरणों के वितरण के लिए एक सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया? ए, रांची, बी, भुवनेश्वर, सी, तंजावुर, डी, वायनाड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, तंजावुर, ठीक है। तो तंजावुर में सामाजिक अधिकारिता दिवस का आयोजन किया गया दिव्यांगजनों की सहायता के लिए। इसका व्याख्या है, भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ADIP योजना के तहत हाल में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा एलिम्को और जिला प्रशासन तंजावुर के सहयोग से तमिलनाडु के तंजावुर जिले के कावेरी कल्याण मंडप में दिव्यांगजन को सहायता और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया, ठीक है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर विभाग द्वारा तैयार की गई मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए ब्लॉक पंचायत स्तर पर 1705 दिव्यांगजनों को 1.48 करोड़ रुपए के कुल 3270 सहायता और सहायक उपकरण निःशुल्क वितरित किए गए, ठीक। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, GST से संबंधित है, जिसकी हाल ही में बैठक हुई थी नवंबर में, ठीक है, 2021 में। तो GST परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? एक, यह एक संवैधानिक निकाय है। बी, परिषद की बैठक पर केंद्र सरकार समेत सभी राज्य सरकारों के वोट का मान एक समान होता है। तो इनमें से आपको ऑप्शन दिए गए हैं, केवल इनमें से कोई नहीं, एक और दो दोनों। सी है एक, केवल एक, डी है केवल दो। पूछ रहा था कि कौन सा असत्य है। तो बात करें पहले ऑप्शन की तो ये बिल्कुल सही है, संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन 2 की बात करें तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें वोट का मान एक समान नहीं होता है, बल्कि केंद्र का 1/3 होता है और सभी राज्यों को मिला के 2/3 होता है, ठीक है, वोट का मान। तो एक समान नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, केवल और केवल 2 गलत है। अगला, अच्छा, इसकी व्याख्या करेंगे। नवंबर महीने में इसकी क्या हुआ था? GST संग्रह 1,31,526 करोड़ रुपए का हुआ था। इस महीने हुआ यह GST संग्रह पिछले महीने के संग्रह को पार कर गया, जो कि GST लागू होने के बाद दूसरा सबसे अधिक इसका संग्रह था, ठीक है। जो अभी तक GST जो 2017 से GST लागू हुई थी, तो अभी तक केवल दूसरा ऐसा मौका आया है जब सबसे ज़्यादा इसका संग्रह हुआ, ठीक है। तो GST परिषद के बारे में कुछ बात करेंगे। GST से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सिफारिश करने के लिए एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। और संविधान संशोधन 101 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 279A का 1 में GST परिषद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 279A के तहत 1 में इसका प्रावधान किया गया है। सभी राज्य यानी 28 राज्य और 3 संघ शासित प्रदेश, जिनमें दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर शामिल है, के वित्त मंत्री या राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित कोई अन्य मंत्री इसके सदस्य होते हैं। GST परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। और अभी फिलहाल में कौन है वित्त मंत्री, कमेंट बॉक्स में बताएं। GST परिषद का प्रत्येक निर्णय प्रत्येक निर्णय कैसा होता है? उपस्थित और मतदान के 75% भारी बहुमत यानी 3/4 बहुमत होने के बाद ही लिया जाता है।
भारी बहुमत के तहत केंद्र सरकार का मान 1/3 और जबकि इस राज्य सरकारों का मान 2/3 वोट माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक कारण है और एक कथन ए और कारण उसका आर है, को पढ़कर सही उत्तर देना है। तो ये कथन है, ये कारण है। कथन कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्यों को सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त है। और कारण है कि अनुच्छेद 60 के मुताबिक मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इनमें से कौन सा सही है? ए है कथन ए और कारण आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। बी है कथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है कथन ए सत्य है लेकिन कथन जो कारण है वो सत्य नहीं है। डी है कथन ए असत्य है लेकिन कारण आर सत्य है। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कथन को देखेंगे तो ये सही है। संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्यों को सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार है, ये बिल्कुल सही है। कारण की बात करें तो ये गलत हो जाएगा, अनुच्छेद 60 नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कथन ए सत्य है लेकिन कारण आर असत्य है। इसका क्या अनुच्छेद था? 75। मौजूदा वक्त में विपक्ष का ये आरोप है कि सरकार जानबूझकर सदन में अधिकांश प्रश्नों का जवाब देने से बच रही। अनुच्छेद 75(3) के मुताबिक जो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, ये कुछ नहीं है इसमें इम्पोर्टेंट ऐसा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है। ए, संविधान के अधिकार का स्रोत। बी, भारत की प्रकृति। सी, संविधान का उद्देश्य। डी, संविधान लागू होने की तिथि। तो उसमें से बताना है कि संविधान की प्रस्तावना से पता चलती कौन सी बात है जो संविधान के प्रस्तावना से पता चलती है। इन ऑप्शंस में से आपको बताना है। केवल 1 और 4, केवल 3 और 4, सी 1 2 3 4, डी 2 3 4। ठीक है, तो ऑप्शंस देखेंगे तो संविधान के अधिकार का स्रोत, ये बिल्कुल सही है। प्रस्तावना जो है संविधान के अधिकार का स्रोत बताती है। भारत की प्रकृति बताती है कि कैसा होगा संविधान। उद्देश्य भी बताती है, ये भी सही है। और संविधान लागू होने की तिथि ये भी बताती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये देखिए लिखा है कि संसद में अभी हाल में क्या हुआ था कि संसद में एक निजी विधेयक पेश करने की पहल की गई। तो इस विधेयक के जरिए संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करने का आग्रह किया गया, इसलिए थोड़ा चर्चा में था। ठीक, तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए गए और पेश किए गए संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ठीक है, तो जो इसके 4 मूल तत्व क्या हैं जो ऑप्शन में दिए गए थे, इसमें से जो 4 मूल तत्व हैं, इसका फर्स्ट का मतलब हुआ यह संविधान के अधिकार का स्रोत है, यानी संविधान को इसकी शक्ति कहाँ से मिलती है, इस बात का उत्तर इस प्रस्तावना में दिया गया है। प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या था? यह भारत की प्रकृति बताता है, यानी प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। थर्ड में क्या था कि इसमें संविधान का उद्देश्य बताया गया है। तो अर्थात इसके मुताबिक जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व संविधान का मकसद है। ठीक है, उद्देश्य जो। फोर्थ में बताया गया था कि संविधान लागू होने की तिथि का जिक्र है, तो 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था संविधान। ठीक है, तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।